सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे के सारे स्टूडेंट बेटर होंगे, आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज मैं इस वीडियो में 2022 मॉडल पेपर क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपना काम करना ना भूलें, जैसे कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप प्यारे स्टूडेंट की इस काम की वजह से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए ला पाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोग के लिए दिए गए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आज आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को देखते रहें। चलिए, सेक्शन ए आ चुका हम लोग का ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या है, देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो हम लोग का बायो से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या हम लोग का पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है। पौधे में जनन अंग जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में, पुष्प में, तना में या फिर फल में। बताइए पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। वेयर आर द, क्या बोला जा रहा है, वेयर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फाउंड इन प्लांट, इन फ्लावर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इन फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सिंपल सा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, कहाँ लेती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कहाँ होती है बताइए। हरे पौधे में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये बात तो सिंपल होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। ये बच्चे को जो है ना ये कंफ्यूजिंग कर देता है ये वाला क्वेश्चन, कि जल से निकलता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर ग्लूकोज से या फिर डिक्टियासोम से निकलता है, ठीक ना, डिक्टियोसोम से निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो किससे बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन हमारा जल से बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है, जल से। फ्रॉम विच ऑक्सीजन, क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम विच ऑक्सीजन कम आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। वेयर आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन। बताइए जठर ग्रंथियां हमारी कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां हमारी आमाशय में पाई जाती है। कहाँ पे, स्टमक में पाई जाती है। कहाँ पे, स्टमक में। वेयर आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन, तो स्टमक होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो होती है उसकी जो प्रोसेस होती है वो संपन्न होती है कहाँ पे, स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर कोशिका द्रव्य में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बता सकते हैं। जब मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ तो आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, उसके बाद फिर आंसर, अपना आंसर खुद से दें। उसके बाद फिर मैं जो आंसर आप लोग को बता रहा हूँ उस आंसर को अपने आंसर से मैच करें। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का 5 में क्या बोला जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ संपन्न होती है, तो साइटोप्लाज्म में होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। वायवीय, अवायवीय, ए एवं बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम विच टाइप ऑफ रेसिप्रेशन, कैसे रेसिपी, मतलब कि इथाइल अल्कोहल की जो प्रक्रिया होती है क्या, कहाँ से बनता है, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये अवायवीय होता है। कैसे बनता है, अवायवीय बनता है, ठीक ना। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, मेडुला या फिर थायराइड ग्रंथि है। बताइए 7 का सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हम लोग की, पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग का, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों से जल की ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो पौधे के वायवीय भाग से जल की ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, बी। तो
क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को समझ में आ गया। पौधे के वायु भागों से जल की ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि घेंगा रोग पनपता, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। घेंगा रोग पनपता ग्वाइटर डिजीज डेवलप फ्रॉम, किससे? रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से। घेंगा वर्ड आ गया, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से। किससे हो जाएगा? आयोडीन की कमी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव्य होते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा। हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। ओके, देखिए हम लोग का जो इस एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 80। टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से? 80 पूछा जाएगा, जिसमें से बनाना कितना? 80 पूछा जाएगा, बनाना कितना? 40। बट हम लोग यहाँ पर 80 का 80 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं, ठीक है। मैं आप लोग को 80 का 80 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए इस सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप जो मापा जाता है, द डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड सिस्मोमैनोमीटर। क्या बोला जा रहा है इसको? सिफ्गमोमैनोमीटर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? सिफ्गमोमैनोमीटर बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, पौधों में, पौधों और जंतुओं दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ट्रांसपिरेशन इज फाउंड इन, 12 नंबर का आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों में होती है, जंतुओं में तो होगी नहीं, पौधों और जंतुओं नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो पौधों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला जा रहा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो तिलचट्टा में। किसमें? तिलचट्टा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, कॉकरोच में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है। रक्त क्या हमारा? बताइए, पदार्थ है, कोशिका है, उत्तक है, इनमें से कोई नहीं। मैटर है, सेल है या फिर टिश्यू है? बताइए रक्त क्या हम लोग का? रक्त हम लोग का टिश्यू है। क्या हम लोग का? रक्त हम लोग का टिश्यू है, उत्तक है। रक्त क्या? टिश्यू, उत्तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोक्रोम या फिर क्रोमोप्लास्ट? इसका आंसर आप लोग को पता होगा, ठीक है। आई होप तो आप लोग आंसर दे दिए होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग का होगा मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण से होता है। मेरे साथ साथ आप लोग इन सारे क्वेश्चन को लर्न करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु के बारे में बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप लोग का निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? हाथी, कुत्ता, गाय, केचुआ। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्माफ्रोडाइट एनिमल? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ हम लोग का क्या? उभयलिंगी जंतु है, ठीक है ना। केचुआ क्या हम लोग का? उभयलिंगी जंतु है, ठीक है ना। अर्थ वो हम लोग का क्या होता है? उभयलिंगी जंतु होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया जो थी वो रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? वृक्क से। कहाँ से प्रवेश करती है? सॉरी, वृक्क से, यकृत से, फेफड़ा से, इनमें से कोई नहीं। किडनी, लीवर, लंग्स या फिर नन ऑफ दिस। 17 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहाँ से प्रवेश करती है? लीवर से। कहाँ से? यकृत से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, या फिर ATP या फिर DDT। क्या होता है? या फिर इनमें से कोई नहीं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या होता है? कौन सा होता है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन? तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन हमारा DDT होता है। क्या होता है? DDT होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को लर्न हो गया है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा हम लोग का? DDT है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है। 19 हम लोग का निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। डिकम्पोजर है या फिर हार्विवोरस है या फिर क्या बोला जा रहा है? कार्निवोरस या फिर ओमनिवोरस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर हम लोग का क्या होता है? तो हार्विवोरस हम लोग का क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो शाकाहारी हम लोग का क्या एक प्राथमिक उपभोक्ता है। अब सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से
प्रश्न नंबर 20 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है हम लोग का, वेल होता है, कुआं होता है, ठीक है ना। तो अंडरग्राउंड वाटर का क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, वेल हो जाएगा, कुआं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। बोला जा रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डार्विनवाद। देखिए ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा सिंपल, आप लोग फटाफट इसको एक ही बार में लर्न कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं बताइए, उपभोक्ता गलत बात, कंज्यूमर नहीं कहलाते, अपघटक गलत बात, उत्पादक वाह, प्रोड्यूसर कहलाता है। हरा पौधे क्या होता है, हरे पौधे जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स हमारा क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है अंडोत्सर्ग का कारण है एलएच, एस्ट्रोजन या फिर एफएसएच या फिर इनमें से कोई नहीं। कॉज ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का क्या आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें होता है कि हमारा एलएच भी होता है और एफएसएच भी होता है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़े होंगे तो इसमें एलएच और एफएसएच दोनों होता है, बट इसका आंसर यहाँ पे फर्स्ट में ए ही देना, हम लोग को क्या देना है, ए देना, एलएच ही देना, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ दिस नहीं दिया गया। ओके, तो अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, क्या बोला जाए कि लेगर हैंस की द्वीपिका कहाँ पा जाती है। क्या बोला कि वेयर आर द आइसोलेट ऑफ लेगर हैंस फाउंड इन। बताइए क्या होगा, अंडाशय में, आमाशय में, अग्नाशय में या फिर वृक्क में। क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग आंसर दे सकते हैं। 24 का क्या होगा आप लोग का, सी हो जाएगा। क्या होगा, अग्नाशय में पाई जाती है। लेगर हैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है, पैनक्रियाज में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 25 में क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न हम लोग का 25 है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो 25 का आंसर आप लोग बता सकते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। क्या होगा, आयोडीन आंसर होगा, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन में संश्लेषण में, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, तो आयोडीन का होना हमारा क्या होता है, जरूरी होता है, आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निश्चल कर्णिकाएं पाई जाती है। निश्चल कर्णिकाएं कहाँ पाई जाती है, ठीक है, नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में या फिर न्यूरॉन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है। निश्चल कर्णिकाएं कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन, द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज 1.2 टू 1.4 kg होता है। कितना होता है, 1.2 टू 1.4 kg, इसलिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय रेमेडियल लेंस इन शॉर्ट साइटनेस और फार साइटनेस, ठीक है ना। तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष द्वारा जो उसके निवारण के लिए जो हम लोग लेंस का यूज करते हैं, उससे जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है हम लोग का, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 हम लोग का है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, साइड मिरर में हम लोग किसका यूज करते हैं, बता सकते हैं आप लोग। साइड मिरर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, किसका, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द साइड मिरर, तो किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। तो 29 का क्या आंसर जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है। 30 हम लोग का अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी भी होगा, सीधा भी होगा, छोटा भी होगा। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा, छोटा, वर्चुअल, इरेक्टर, डिमिनिश्ड होता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस जिसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग का 32 में, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे। आकाश का नीला रंग का होना किस परिघटना का कारण है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज रिजल्ट ऑफ विच फिनोमिना। बताइए 32 का आंसर क्या होगा, तो स्कैटरिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है ना। तो आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, प्रकीर्णन का परिणाम है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सिंपल फिर बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। बताइए क्या होती है, 25 मीटर, गलत बात। 2.5 सेंटीमीटर, गलत बात।
क्या होती है देखते हैं, 25 सेंटीमीटर। बहुत सही बात बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द नॉर्मल आइज 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए इसका फोकसांतर f बराबर 50 सेंटीमीटर हम लोग को दे दिया गया है, तो इसका बोला जा रहा है क्षमता, पावर निकालने के लिए पावर इज इक्वल टू 1/f करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डायप्टर में हम लोग को चेंज करना, तो 1/f, तो यहाँ पर से 50/100 करना होगा, ठीक है। 50/100 करेंगे तो 1/2 टाइम्स में कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 हमारा ऊपर चल जाएगा, तो P। और यहाँ पे हम लोग को कौन सा बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोला जा रहा है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग का क्या होता है, प्लस पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 डायप्टर हो जाएगा, +2 डायप्टर। तो किसी उत्तल लेंस का अगर फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, +2 डायप्टर होगी, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गई ना, फोकसांतर वाली क्वेश्चन सिंपल है। देखिए इसमें आप लोग को दिया क्या क्या गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइन का क्वेश्चन है। फोकसांतर आप लोग को दिया गया था 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप लोग को इसमें पावर निकालना था, तो पावर इज इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे आप लोग को डायप्टर में निकालना है, तो 1/f, तो हम लोग को f 50 दिया गया, बाय 100 करना, ठीक है। यहाँ पर से 1/2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या जाएगा, न्यूमरेटर में 2 चले जाएगा, तो +2 डायप्टर हो जाएगा, 2 डायप्टर हो गया। और यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया, लेंस कौन सा, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो +2 डायप्टर इसका आंसर हो गया, हम लोग का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 हम लोग का, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। किसी किसी को लग रहा है कि 3 सतहों से घिरा होता है, गलत है ये, ठीक है। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है, 5। अ प्रिज्म इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी सरफेसेस, 5। ओके सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 36 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का, कि अविनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि अविनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या पक्षमाभी पेशियों द्वारा। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज्ड बाय, किसके द्वारा होता है बताइए। 36 का आंसर आप लोग बता सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षमाभी पेशियों द्वारा। क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा 36 का। अविनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया था पक्षमाभी पेशियों द्वारा किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये तो आप लोग हंसते खेलते बता देंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2, प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी 2। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न भी एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन हम लोग का, कि फोटोग्राफिक कैमरा का विदृश्यक होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोटोग्राफिक कैमरा इज कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस का उसमें क्या होता है, विदृश्यक होता है। सिंपल क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन में हम लोग समय अधिक नहीं लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का, कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, बताइए आप लोग। इफ अ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, थ्रू विच पॉइंट विल इट पास आफ्टर रिफ्लेक्शन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गुजरेगी हमारा वक्रता केंद्र से। किससे गुजरेगी, वक्रता केंद्र से, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। इफ अ मोनोक्रोमेटिक रे पासिस थ्रू अ प्रिज्म इट विल नॉट सफर। क्या नहीं होगा बताइए, अपवर्तन नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 40 का आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आप लोग का, इसमें से कौन नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन नहीं होगा। क्या नहीं होगा हम लोग का, डिस्पर्सन नहीं होगा। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखेंगे, कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। देखिए ये क्वेश्चन में आप लोग को कैसे आंसर देना है। ये तो बोला जा रहा है उच्च दाब की हवा, उच्च दाब की हवा थोड़ा पॉइंटेड में रखिए इसको। स्थिर हवा, ये तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, तो हटाइए इसको। गतिमान हवा और उच्च दाब की हवा में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर से चूज करना है, ठीक है ना, कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, तो इसका आंसर होगा सही आपका उच्च दाब की हवा। क्या होगा,
उच्च दाब की होगा हवा होगा। एट हाई प्रेशर ऑफ एयर, एट हाई प्रेशर ऑफ एयर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 में क्या बोला जा रहा है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ अ ग्लास इन एयर, ऋणात्मक होगी, हम लोग क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, निगेटिव होती है। 42 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है, बच्चा वाला क्वेश्चन, ग्रेफाइट। इस क्वेश्चन में अधिक टाइम नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देंगे, अच्छा क्वेश्चन है। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, आप लोग बता सकते हैं। तो इसका क्या होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है। तो ये कहाँ जाती है, अविलंब से दूर जाती है, अविलंब के साथ संपाती होती है, विलंब के नजदीक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अविलंब से दूर जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती किरण, जैसे कोई देखिए ये एक ऐसे, ठीक है, ये कोई किरण यहाँ पे सघन माध्यम में, और ये हमारा कौन सा मीडियम है, सघन है। ठीक है, और हम लोग का ये कौन सा, विरल है, विरल माध्यम ये वाला हम लोग का। ठीक है ना, तो अगर कोई किरण यहाँ पर से इस वाले एरिया में जाएगी तो ये यहाँ पर से किधर से, अभिलंब से दूर हटी। ये हमारा क्या, अभिलंब है, इससे क्या होगी, ये इस तरफ मुड़ेगी। ठीक है ना, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट रही है। इसका क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, तो ये अभिलंब से विचलित हो रहा है। ये देखिए, ये किरण जब यहाँ से गया तो अभिलंब से विचलित हो गया, तो अभिलंब से नजदीक जा रही है क्या, नहीं, अभिलंब से ये क्या हो रही है, दूर हट रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 45 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, 45, अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है, आप लोग को समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है। चलिए, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला। क्या है, कोल हम लोग का क्या, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, सिंपल सारा क्वेश्चन है। ये 10th का जो मॉडल सेट है अच्छा है, ठीक है ना, तो इससे आप लोग अच्छे से लर्न कर ही लें। इसमें से अप्रॉक्स 15 to 20 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होती है। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लें। चलिए क्या बोला जा रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 48 है कि कांच के एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। 48 का बोला जा रहा है, क्या होगा आप लोग का बताइए। 48 का क्या हो जाएगा, परावर्तन होगा। क्या होगा, 1 मिनट, ये परावर्तन नहीं होगा। कांच के एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में से कौन अपवर्तन के साथ घटित होगा, सॉरी अपवर्तन के साथ घटित होगा बोला जा रहा है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा आप लोग का, विक्षेपण होगा। क्या होगा, विक्षेपण, डिस्पर्सन हो जाएगा। क्या, डिस्पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न नंबर 49 में क्या बोला जा रहा है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, बताइए 220 वोल्ट इष्ट धारा पर, 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, या फिर 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। बोलिए क्या होगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन से मतलब कि इसमें किया जाता है। ठीक है ना, तो 49 का आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर। किस पे किया जाता है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पे किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला जा रहा है, जस्ता की परमाणु संख्या होती है, बताइए जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा, 24 होती है, या फिर 28 होती है, या फिर 29, या फिर 30 होती है। बताइए जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है हम लोग की, जस्ता की परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 50 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होती है, 30 होती है। जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है, 30 होती है। एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, जस्ता किसको बोलते हैं, जिंक। जिंक हमारा क्या होता है, 30 होता है। ये पीरियोडिक टेबल आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें। चलिए अगला देखते हैं, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। मेरा अगर केमिकल फॉर्मूला वाला आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। मैं टोटल का टोटल केमिकल फॉर्मूला जो एग्जाम में आता है, एग्जाम से रिलेट करता है, मैं वो आप लोग को करवा चुका हूं। ठीक है, मेरे
यूट्यूब चैनल बुक सजेशन पे जा करके या फिर क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पर से भी आप लोग जा करके केमिकल फार्मूला वाला देख सकते हैं। वो 6 मिनट में आप लोग को अप्रॉक्स 60 केमिकल फार्मूला 60 to 70 केमिकल फार्मूला आप लोग को वहाँ पे लर्न करवाया गया है 6 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो आप लोग उस वीडियो को यहाँ पर से जा करके देख सकते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन हम लोग का धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, Na2CO3 into 10H2O। क्या होगा इसका आंसर, Na2CO3 into 10H2O होगा, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 52 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग का क्या होता है, एक अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, ठीक है ना। तो 52 का क्या हो जाएगा आंसर, हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग का कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, हेमाटाइट जो होता है वो किस धातु का अयस्क है बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फेरस का अयस्क होता है, किसका अयस्क है, Fe का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला जा रहा है। 54 हम लोग का अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा से देखेंगे आप लोग ध्यान से। सल्फाइड अयस्क का स्थानांतरण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, द सल्फाइड ओर इज कंसंट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, द्रवण विधि द्वारा क्या था, हाथ से चुनकर, निस्तापन या फिर फेन उत्प्लावन विधि। बताइए 54 का क्या आंसर होगा, हाथ से चुनकर गलत बात, द्रवण से विधि गलत, निस्तापन भी गलत, तो क्या हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि। क्या तो सल्फाइड अयस्क का स्थानांतरण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ये फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो 54 का करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन 55 हम लोग का अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण है, विस्थापन है या फिर अपघटन है। बताइए क्या होगा, द रिएक्शन ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब किस रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, ये उपचयन अभिक्रिया को फॉलो कर रहा है, ये उदासीनीकरण नहीं, विस्थापन भी नहीं, अपघटन भी नहीं, ये किसको फॉलो कर रहा है, उपचयन अभिक्रिया को फॉलो कर रहा है। सो 55 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 50A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी 50 का आंसर, 55 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लूकोज का आणविक सूत्र, बच्चा वाला क्वेश्चन है, C6H12O6, अधिक समय इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एन एसिड इज क्या, क्या होता है एसिड, बताइए 57 का क्या हो जाएगा। तो ये एसिड हम लोग का क्या होता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, क्या होता है, आयोनाइज्ड इन वाटर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयनीकृत होता है, ठीक ना, आयनित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला जा रहा है, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, एक। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द लिथियम, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या कहलाता है, हमारा हीलियम कहलाता है, क्या कहलाता है, हीलियम। द एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज द हीलियम, क्या हो जाएगा इसका आंसर, हीलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग का कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन है या फिर पोटेशियम या फिर आयोडीन या फिर सोडियम है। बताइए 60 का आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन है। क्या अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम लोग का कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, विच गैस इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग का कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, 61 का क्या आंसर हो जाएगा, बताइए सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है। बताइए हमारा शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ आवर बॉडी, 7.0 to 7.8 होता है क्या, आप लोग सीओड है, 7.0 to 7.8 होता है, अरे सीओड ही होंगे, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 63 में क्या बोला जा रहा है, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, एसिड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 63 का क्या हो जाएगा, H2SO4,
हमारा H2SO4 क्या है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। तो हम लोगों में निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, तो डी का आंसर सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा अम्ल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 है हम लोग का कि निम्नलिखित में से या फिर निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, लिटमस पत्र या फिर लाल पत्ता गोभी, क्या होगा इसका बताइए। तो निम्नांकित में से कौन संश्लेषित सूचक है। 64 का आंसर क्या आ जाएगा, मेथिल ऑरेंज, क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो 64 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी, ये सब नहीं होने वाला है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बताइए क्या बनाता है। 65 का आंसर क्या हो जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन करता है तो ये हमारा कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कौन बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग का कि कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन है। कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन है, ये कुछ नहीं, ये क्वेश्चन मार्क हम लोग का होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये वाला दिया गया ये हम लोग का क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन क्या है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कॉपर पायराइड CuFeS2 होता है। क्या होता है हमारा, CuFeS2 होता है। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला जा रहा है। 67 हम लोग का कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जिंक, लोहा, सोना, तांबा। जिंक, आयरन, गोल्ड, कॉपर, प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, बताइए। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सोना जो होती है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। जिंक भी नहीं पाई जाती, लोहा भी नहीं और तांबा भी नहीं, बल्कि सोना जो होता है हम लोग का वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है ना। कौन धातु अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक है या फिर सिल्वर है, एल्यूमिनियम है या फिर कॉपर है, क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है 68 का, तो सिल्वर होगा। सिल्वर होगा क्या, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए इसका आंसर आप लोग, देखिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 68 का आप लोग आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं पिछले में भी बोला गया था, पिछले ऑब्जेक्टिव में भी जब मैं करवाया था तो उसमें भी मैं क्वेश्चन का आंसर बोला था देने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग नहीं दिए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे, इससे पता चलता है कि आप लोग का प्रिपरेशन किस जगह पे है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट रिएक्टिव। से जिंक है या फिर Au है या फिर Ag या फिर कॉपर है, ठीक है ना। तो बता सकते हैं आप लोग, जिंक होगा या फिर सोना होगा या फिर चांदी होगा या फिर कॉपर होगा। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला जा रहा है कि किस अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, इसमें से ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो 69 का क्या हो जाएगा हम लोग का, बी होगा। 4, 5, 6 और 7 क्या हो सकती है, 4, 5, 6 और 7 हो सकती है, ठीक है ना। किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6 और 7 हो सकती है, ठीक है। तो 69 का क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला जा रहा है कि पित्तल निम्नलिखित में से किनकी मिश्र धातु, क्या बोला जाए कि पीतल जो होती है वो निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है, कॉपर प्लस जिंक की, फेरस प्लस निकेल की, कॉपर प्लस Au की या फिर कॉपर प्लस Sn की, किसकी होती है। 70 का आंसर आप लोग बता सकते हैं कि पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु, मतलब कि किन किन चीजों से मिल करके बना होता है। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु का मतलब होता है जो किसी चीज से मिक्स होकर के मिला हो, ठीक है ना, एक से अधिक पदार्थ से। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बताइए, ए हो जाएगा। कॉपर किन किन चीजों से, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आप लोगों की, पीतल कौन किन किन चीजों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो पीतल हम लोग की कॉपर और जिंक से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर के बनी होती है, कॉपर और जिंक। तो 70 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो 70 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। पीतल किससे मिलकर के बनी हुई, कॉपर और जिंक से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समावयवी है।
समायोगी कौन सा है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स, आइसोमर्स के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका आंसर आप लोग करेक्ट मारेंगे सी। कौन सा होगा, एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर हम लोग का कौन सा होता है, आइसोमर्स होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। सिंपल क्वेश्चन है, CH3OC2H5 क्या बोला जा रहा है, CH3OC2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम होगा। द नेम ऑफ CH3OC2H5 अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, मेथॉक्सीथेन, प्रोपॉक्सीथेन, या फिर इथॉक्सीमीथेन, या फिर इथाइल मिथाइल इथिर होगा, ठीक है ना, इथर होगा। बताइए 72 का आंसर क्या हो जाएगा। ये जो आप लोग का लिखा हुआ ये आप लोग का प्रोपॉक्सीमीथेन का आंसर है। किसका आंसर है, प्रोपॉक्सीमीथेन का होगा, ठीक है ना। CH3OC2H5 का IUPAC प्रणाली में क्या होगा, इसका आंसर प्रोपॉक्सीमीथेन होगा। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 73 में क्या बोला जा रहा है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे पर कौन सा ऑक्साइड बनता है। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे पर कौन सा ऑक्साइड बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देखेंगे, इसका आंसर होगा Fe3O4 बनता है। क्या बनता है, Fe3O4 बनता है। तो 73 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग का कि क्वेश्चन नंबर 74 में आप लोग को बोला जा रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी। एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, टोटल 16 है, तो आवर्त सारणी में इसकी वर्ग की संख्या कितनी होगी, बताइए। 74 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पीरियोडिक टेबल आप लोग ध्यान दिए होंगे, ठीक है ना। अगर एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग की संख्या क्या होगी, बता सकते हैं आप लोग। अगर तत्व में 16 है तो वर्ग की संख्या क्या होगी हम लोग की। सिंपल सा क्वेश्चन, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इसका आंसर 16 निकलेगा, ठीक है ना। और 16 में हम लोग का कौन सा आता है, तो सल्फर आता है। क्या आता है, सल्फर आता है। तो किसी तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, 16 है, और आवर्त सारणी में किस तत्व वर्ग के संख्या अंदर आता है, तो ये 16 के अंदर ही आता है, ठीक है ना। तो ये इसका नाम क्या होता है हम लोग का, 16 के जो अंदर आता है उसका नाम होता है सल्फर। क्या हम लोग का, सल्फर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है हमारा, H2SO4 होता है, इसके साथ कौन रिएक्शन नहीं करता, ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो 75 क्या हो जाएगा, कॉपर रिएक्शन नहीं करता। ZnSO4 होता है, FeSO4 भी होता है, MgSO4 भी होता है, ठीक है ना, बट CuSO4 नहीं होता। मतलब कि Cu जो होता है वो कभी भी H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना। चलिए तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला जा रहा है। देखिए 76 में एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, ठीक है। क्या बोला जाए कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, तो इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा, बताइए। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज कहलाएगा। क्या कहलाता है हमारा, ब्रॉन्ज कहलाता है, ठीक है ना। अगर 19% हम लोग का 90% हम लोग का कॉपर हो और 10% जिंक हो, ठीक है ना, या फिर एसन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा हो तो हम लोग को वो क्या कहलाता है, ब्रॉन्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रॉन्ज कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 सिंपल क्वेश्चन है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बोला जा रहा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हम लोग का, NaOH होता है। जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो हम लोग का क्या बनाता है, तो 77 में इसका आंसर हम लोग का बनाता है हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। वो जब आप लोग रिएक्शन देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इसका सिंपल में आंसर क्या जाएगा हम लोग का, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। Which of the following metals does not combine with oxygen even when heated at high temperature in air। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78 का सिंपल है, AG इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिल्वर इसका आंसर है। चलिए तो 78 का आंसर हम लोग का क्या मिल गया, C मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 हम लोग का कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते, गैंग कहलाते, धातुमल, या फिर इनमें से कोई नहीं। द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, मिनरल स्लैग या फिर गैंग कहते हैं। बताइए 79 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल गैंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं, गैंग। अगर कोई अयस्क में इम्प्यूरिटीज आ गया है, कोई अयस्क कोई, ठीक है ना, अगर उसमें इम्प्यूरिटीज आ गया है तो उसमें हम लोग
अगर कोई और है, ठीक है, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग गैंग कहेंगे। क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, आज का लास्ट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? क्या बोला है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? आघातवर्धनीयता, या फिर उष्मीय चालकता, या फिर तन्यता, या फिर कठोरता? क्या होगा इसका आंसर बताइए। 80 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। किस कारण से उसको, मतलब कि किसी गुण के कारण, किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? धातु का जो तार बनाया था उसकी तन्यता के कारण उसको तार बनाया जाता है, किसी धातु के तार को, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तन्यता के कारण, ठीक है। तो ये आप लोग का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया था 2022 का, क्लास 10th का साइंस का, ये आज कंप्लीट होता है 80 क्वेश्चन, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसे कंटेंट का फायदा और किसी को भी मिल सके। आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, ठीक है ना। अब एग्जाम आप लोग का बहुत नजदीक आ चुका है, तो आप लोग रिवीजन अधिक से अधिक करें और बुक सजेशन के यूट्यूब चैनल पर जो मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है उसे जरूर से जरूर देख लें। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये हमारा जो कंटेंट होगा सफिशिएंट होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।